नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो इंडिया में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में हमने बताया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे मेथड होते हैं जिन मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है, और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर लें। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर हमेशा एक बेसिक बात ध्यान रखो, आपको ये पता रहना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या है, उस ट्रांजैक्शन में मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट कितना है और कैसे उसकी मूवमेंट हो रही है, पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं या कोई खर्चा है। बाकी जब आपने ट्रांजैक्शन को समझ लिया, उसके बाद में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको ये पता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाएंगे यानी कि लेजर, ट्रायल बैलेंस और P&L बैलेंस शीट, तो वहाँ तक का सफ़र तो हम आराम से कर लेंगे, लेकिन हमारी जनरल एंट्री ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हो उसमें आप पहले ये समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है एंड उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्या होगा। तो विद दिस नोट हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। हम बात कर ही चुके हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो है वो डेप्रिसिएशन में होते हैं दो। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में दो ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको शॉर्ट में SLM कह देते हैं, इसको शॉर्ट में WDV कह देते हैं। और भी नाम है, जैसे इसको डिमिनिशिंग वैल्यू भी कह देते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू, रिड्यूसिंग भी कह देते हैं इसको, रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस। ऐसे इसको कह सकते हैं कि इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये बेसिकली नाम अलग अलग क्यों है, ये भी जब हम इनका एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो नाम में काफ़ी कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत क्लियर हो जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, उसी से आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। एग्जांपल है, एक मशीनरी है, एक बिजनेस मैन ने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीज़ की ये मशीन खरीद ली। अब इस मशीन से कोई प्रोडक्ट बनता है, मान लो ये मार्कर बनता है। ठीक है, अब मशीन है, मार्कर बन रहा है इससे, लेकिन मार्कर बनाने की इसकी जो क्षमता है इस मशीन की, वो भी तो एक होगी ना, इसकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि एक दिन में 5,000 मार्कर बनेंगे, 10,000 मार्कर बनेंगे, वो तो होगी इसकी कैपेसिटी। ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटी कितने दिनों तक सस्टेन हो पाएगी। अब कोई मशीन अनलिमिटेड तो चल नहीं सकती है, यूज़ करने से उसके अंदर उसकी वैल्यू में कमी आएगी, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी आएगी, जिसको हम बोल रहे थे डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टियर से लगता है जो। तो जब उसकी वैल्यू में कमी आएगी, इसका मतलब उसकी लाइफ एक समय तक ही है, लिमिटेड है। इसमें आप मेंटेनेंस भी कर रहे हो, बीच में ऑयलिंग वॉयलिंग करते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है, रिपेयर मेंटेनेंस सब कुछ कराते हो उस मशीन का ठीक करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अंत में इसको ख़त्म तो होना है एक दिन। इंसान की बॉडी भी तो ऐसे ही है ना, 100 ईयर्स तक आप जियोगे, लेकिन 100 ईयर्स तक जीने में भी जो स्टार्टिंग के 20-25 ईयर्स हैं उसमें बॉडी अलग बिहेव करती है, 25 to 50 अलग बिहेव करेगी, 50 to 75 अलग बिहेव करेगी। तो बॉडी पर भी धीरे 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 इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही मशीनरी जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी एक एक लाइफ होगी, इसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ हो सकती है ना। अब वो एस्टिमेटेड लाइफ क्या हो सकती है, मान लो इस मशीन की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है। ठीक है, हालांकि किसी भी मशीनरी की या किसी भी असेट की जो लाइफ है वो डिसाइड करना उस कंपनी को या उस बिजनेस को चलाने वाले लोगों पे निर्भर करता है, या कुछ रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उन पे डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी मानी जा सकती है। ठीक है, हम तो खैर अभी इस पर नहीं जाएंगे ये लाइफ किस बेसिस पे मानी गई है, हम सिर्फ इतनी बात मान के चल रहे हैं कि लाइफ 10 साल है। ठीक है, अब 10 साल इसकी लाइफ है, तो 10 साल बाद इसका मतलब ये मशीनरी हो जाएगी ख़त्म। तो
10 लाख रुपए अगर हम आज खर्च करते हैं और 10 साल में वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ख़त्म यदि होगी तो ख़त्म होने पे मान लो ये जो मशीन है वो एक तरीके से कबाड़ा हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है। स्क्रैप बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, स्क्रैप, कबाड़े को स्क्रैप बोल देते हैं, ठीक है। तो स्क्रैप बनेगा ये आफ्टर, इसकी जो लाइफ है उसके बाद ये बन जाएगा स्क्रैप। अब स्क्रैप को यदि मार्केट में बेचेंगे, कबाड़े का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कबाड़ खाने में ही वो पड़ी रहेगी ना, उसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि इसको यूज़ करेंगे किसी और फर्दर मशीन को बनाने के लिए, वो कुछ भी आगे प्रोसेसिंग हो सकती है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 10 साल के बाद ये हमारे लिए हो जाएगी स्क्रैप, कबाड़। अब स्क्रैप में यदि इसको बेचेंगे तो मान लो 1 लाख रुपये फिर भी मिल रहा है इससे, ठीक है, 1 लाख रुपये फिर भी मिल रहा है। अब ये 3 चीज़ों के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, ये मशीन 10 लाख की थी, 10 साल में ख़त्म होनी थी, तो अगर मैं 10 लाख रुपए को सीधे सीधे 10 से डिवाइड कर दूं तो सिंपल आ रहा है ना कि 1 लाख रुपए हर साल इसकी वैल्यू खत्म हो रही है। ये तो सिंपल ही है, पर ईयर कितनी खत्म हो रही है, 1 लाख रुपए खत्म हो रही है। लेकिन अब इसमें ये क्या है कि 1 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू भी आएगी इसकी 10वें साल के अंत में, ठीक है। 1 लाख कन्फ्यूज मत हो आप, एक काम करता हूँ मैं इसको और शॉर्ट करके इसको 50,000 कर देता हूँ ताकि वो 1 लाख की फिगर थोड़ी अलग रहे, कन्फ्यूजन ना हो मैं। अब 10 साल बाद ये बिकेगी स्क्रैप में 50,000 की, ठीक है, और हर साल इस पर 1 लाख रुपए का इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली हर साल ये कितनी खत्म हो रही है, अगर मेरे को ये निकालना तो कैसे निकालूंगा, 10 लाख रुपए की तो इसकी कीमत है, अब 50,000 रुपये मुझे इसके मिल ही जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरी जेब से कितने खर्च हो रहे हैं, 9,50,000 मेरी जेब से खर्च हो रहे हैं। 50,000 तो भाई मुझे मिल ही जाएंगे ना। और ये 9,50,000 कितने साल में खत्म हो रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं 10 साल में। तो अगर 10 साल में ये 9,50,000 खत्म हो रहे हैं तो इसका मतलब पर ईयर 95,000 ये है जो है मेरा नुकसान हो रहा है। 95,000 हर साल ये मशीनरी खत्म होती जा रही है इस वैल्यू की। तो जो ये हर साल ही खत्म होती जा रही है यही मेरा क्या है, यही मेरा डेप्रिसिएशन है 95,000, ठीक है। तो ये जो 95,000 मैंने कैलकुलेट किया है अभी, ये हो गया बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड में। हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो असेट है, मशीन है, वो हर साल एक पर्टिकुलर वैल्यू से डेप्रीशिएट हो रही है, कम हो रही है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब एक स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है ये, यानी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पहले साल में 95,000 खर्च हो रही है, दूसरे साल ही 95,000 खत्म हो रही है, तीसरे साल ही 95,000 खत्म हो रही है। तो ये अमाउंट वेरी नहीं कर रहा डेप्रिसिएशन का, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है एक सीध में एक ही अमाउंट चल रहा है, इसलिए कहते हैं इसे स्ट्रेट लाइन मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इक्वल क्यों आ रहा है ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अमाउंट है इक्वल, राइट। तो डेप्रिसिएशन जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 95,000 निकल के आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया क्लियर, सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अगर ये स्क्रैप वैल्यू 0 होती तो मैं 10 लाख रुपए लिख देता, 10 लाख का डिवाइड करता है 10 से और वहां से सीधे 1 लाख रुपए आता। तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है, अब देखो इस वाले मेथड में हमने क्या किया, 95,000 रुपए हर साल एक ही अमाउंट का डेप्रिसिएशन लग रहा है। लेकिन एक दूसरा एंगल ये है कि क्या किसी भी मशीनरी या किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू, यानी हर साल जो उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्या वो इक्वल अमाउंट हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? अब कोई भी आप मशीन लेके आ रहे हो तो स्टार्टिंग के 3-4 साल तो वो बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो 3-4 साल जब वो अच्छा काम करेगी तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू में जो कमी है, यानी डेप्रिसिएशन जो है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए ना। जैसे जैसे उसकी लाइफ खत्म होने वाला पीरियड आएगा तब डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, और वो लॉजिकल भी है, ठीक है।
जब फिक्स असेट अपनी लाइफ के अंतिम समय में होगी वो उतनी ज़्यादा खराब चलेगी। कोई मशीन जब अपने अंतिम 2 सालों में काम कर रही होगी तो बहुत ज़्यादा काम करेगी, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बार बार बंद हो जाएगी, तो उसमें तकलीफ़ें उसके एस्टिमेटेड लाइफ वाला जो पीरियड है उसमें अंत में ज़्यादा आएंगी, और शुरू में वो बहुत अच्छे से चलेगी। तो डेप्रिसिएशन कैसे होना चाहिए? शुरू में कम होना चाहिए और बाद में ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में एक इक्वल इंस्टॉलमेंट चल रही है। ये तो ये मान के चल रहा है जितना अंत में खराब होगी उतना पहले भी खराब होगी। इस लॉजिक के लिए या इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है जिसे कहते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। तो WDV में क्या होगा? स्टार्टिंग के जो ईयर्स है उसमें डेप्रिसिएशन कम होगा और बाद के ईयर में ज़्यादा होगा। अब ये कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। WDV मेथड में भी यही एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मशीनरी की वैल्यू 10 लाख रुपए है, मशीनरी जो है वो 10 लाख की वही है, एस्टिमेटेड लाइफ भी इसकी 10 साल है। पर इसमें एक चीज़ और मिलती है इस मेथड में, मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। मशीनरी 10 लाख की है और लाइफ भी इसकी 10 साल की है, और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ना, रेट हो जाता है इसमें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है जो हर साल लगाना है वो 10% लगाना है। हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। अब देखो 10% अगर 10 साल में लगाएंगे तो हर 100% हो गया ना 10 साल में, तो देखो वो रेट भी मैच कर रहा है पूरे 10 ईयर्स की लाइफ को। पर फर्क क्या पड़ेगा कैलकुलेशन पे वो देखते हैं हम। अब मशीनरी की जो पहली साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सिंपल है, 10 लाख रुपए लो, उस पर 10% लगा दो, 1 लाख रुपए आ गया। डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए आ गया पहले साल में। अब यहाँ पे ये देखो मशीनरी जो है उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू CLG मतलब क्लोजिंग वैल्यू, वो ईयर एंड पे यानी कि पहले साल ईयर एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी बनेगी? हमने 10 लाख की खरीदी थी, 1 लाख रुपए का हमने लगाया उस पर डेप्रिसिएशन, 10 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 9 लाख रुपए इसकी क्लोजिंग वैल्यू बन गई। पहले साल में इसकी क्लोजिंग वैल्यू 9 लाख रुपए कैसे बनी? 10 लाख की मशीन थी, 10% का हमने इस पर लगाया डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया 1 लाख रुपए, 10 लाख में से माइनस किया 1 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए की हमारी मशीनरी बच गई पहले मेथड में, सॉरी पहले साल में। अब सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन आएगा ये देखो जरा, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन जब आप लगाओगे तो अब किस वैल्यू पे लगाओगे? ये देखो, अब आपकी मशीनरी कितने की बची थी? 9 लाख की, तो 9 लाख रुपए जो है इसके ऊपर 10% का आप लगाओगे डेप्रिसिएशन, तो वो आएगा 90,000 रुपए। और 90,000 रुपए को जो डेप्रिसिएशन है वो किस में से माइनस करोगे? इस वैल्यू में से माइनस करोगे, तो माइनस 90,000। तो हमारे पास सेकेंड ईयर में जो वैल्यू बचेगी मशीनरी की वो बचेगी 8,10,000। सेकेंड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन की कितनी वैल्यू बचेगी मशीन की? वो बचेगी 8,10,000। ऐसे ही तीसरे साल में देखो, थर्ड ईयर में हमारे पास मशीनरी कितने की बची थी? 8,10,000 की, इस पर 10% लगा देंगे तो हमारा 81,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, है ना। और थर्ड ईयर में जो क्लोजिंग वैल्यू आएगी इसमें से 81,000 माइनस कर देंगे, $7,29,000। तो अब देखो इसमें जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है उसमें हम क्या देख रहे हैं? मशीन की जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग के पहले साल में 10 लाख थी, दूसरे में 9 लाख बची, फिर 8,10,000 बची, फिर 7,29,000 बची। डेप्रिसिएशन क्या रेट, डेप्रिसिएशन की फिगर क्या आई? पहले साल में 1 लाख आई, फिर दूसरे में 90,000 आई, फिर तीसरे साल में 81,000 आई, ठीक है। लेकिन जो मशीन की वैल्यू है वो 9 लाख है, फिर 8,10,000 है और 7,29,000 है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहली बात तो जो डेप्रिसिएशन है वो एक रेट का नहीं है, जैसे यहाँ पे एक रेट का आ रहा था, यहाँ पे सब सेम फिगर आ रही थी यहाँ पे, राइट। लेकिन यहाँ पे सेम फिगर नहीं आ रही है, यहाँ पे अलग अलग फिगर आ रही है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करेंगे?
हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के ईयर्स में जो मशीन की वैल्यू है वो रिलेटिवली ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने शायद डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में उल्टा बोला था, बट वो मशीन की वैल्यू के रिस्पेक्ट में मैं कहना चाह रहा था, राइट। तो अल्टीमेटली जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन में आपका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सारी लाइफ उसके सेम रहेगा, मतलब 10 साल तक एक ही अमाउंट आएगी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ज़्यादा आ रहा है देखो डेप्रिसिएशन, ठीक है। स्टार्टिंग में ज़्यादा काम हुआ, ज़्यादा घिसाई हुई, तो उस पर डेप्रिसिएशन पहले ज़्यादा लगा, लेकिन रिड्यूस फिर जैसे जैसे स्मूथ। अब ये मान के चलो कि ये मेथड मान के चल रहा है कि मशीन की स्मूथनेस थोड़ी बेहतर हो रही है और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती आ रही है मशीन की, उस हिसाब से धीरे धीरे डेप्रिसिएशन उस पर लगाया जा रहा है और लास्ट में बिल्कुल वो कम हो जाएगा। इस मेथड में इक्वल अमाउंट चल रहा है। अब छठे साल में सातवें साल में भी देखोगे तो 95,000 आएगा, लेकिन यहाँ पे छठे सातवें ईयर में आएगा ही नहीं 95,000, वो बहुत कम आएगा, क्योंकि 81,000 तो 3 साल में ही आ गया, ठीक है। अगले साल 72,900 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों मेथड आपने देख ली है, दोनों मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो अलग हो जाता है। कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, वो हम करेंगे। पहले ओरिजिनल वैल्यू जो लगी है उस पर 10% सीधा लगाया, इसमें रेट हमें दे रखा होगा। फिर जो रिड्यूस होने के बाद जो वैल्यू आई है, ये हमने क्या किया, 10 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 9 लाख आया। फिर जो रिड्यूस्ड बैलेंस आया है उसके ऊपर 10% लगाया, इसलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रिड्यूसिंग बैलेंस इसका नाम है, और डिमिनिशिंग वैल्यू क्यों है, क्योंकि डिमिनिशिंग वैल्यू में आपका डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है। तो ये है बेसिकली दोनों मेथड में कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो ये है बेसिकली दोनों मेथड के अंदर किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, और दोनों मेथड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कैलकुलेशन जो भी आप कर रहे हो उसमें फर्क किस बात का पड़ेगा, देखो इस मेथड में हमने क्या लिया था, इसमें हमने मशीन की वैल्यू ली थी, लाइव ली थी, रेट ले ली थी, हमने इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है। अगर स्क्रैप वैल्यू लेना होता तो हम क्या करते, सीधा सीधा स्क्रैप वैल्यू यहीं से माइनस कर देते, ठीक है। यहीं से अपना स्क्रैप वैल्यू 50 से माइनस करते, उसके ऊपर 10% लगाए थे, और एक बार का एक्सरसाइज होता वो इसी साल में। बाकी फिर तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे जो आ रहा है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहते अपना, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि आपको मेथड समझाएं, कॉन्सेप्ट समझाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन की, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप पूछे कमेंट में, वी विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।